गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिकवरी टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पहले शैडो पेज टेक्निक जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में एक करंट टेबल थी, एक आपकी दूसरी टेबल जो है आपकी ट्रांजैक्शन टेबल वो है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको मैनेज करते हैं कि शैडो टेबल के अंदर कौन सा जाएगा और आपके करंट टेबल में कौन सा जाएगा। ठीक है, वो बात हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक के बारे में। ठीक है, ये टेक्निक क्या बोलती है उसके लिए कुछ थ्योरी यहाँ लिखी हुई है, हम एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, तो मतलब मोस्ट मतलब इसमें काम ये है कि जैसे आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए, आपने कुछ से नेट सर्फिंग की है। अभी जब नेट सर्फिंग की है तो वहाँ पर जो आपका आप जब हिस्ट्री में जाकर देखते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक्चुअल डेटा ना दिखा के सिर्फ लिंक्स दिखाता है, वो कहाँ आप जो है गए हो। ठीक है, तो वो आपका जो हिस्ट्री होती है वो एक तरह का लॉग है। ठीक है, तो वो लॉग किसी और काम आता है वो एक अलग बात है, लेकिन वो लॉग जनरेट करता है कंप्यूटर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये सब जो है उसी तरह का एक लॉग जो है डेटाबेस भी तैयार करता है, ताकि अपने ट्रांजेक्शन्स को वो बचा सके, रीडू कर सके, ठीक है, अनडू कर सके, रोल बैक कर सके। तो उन सब चीज़ों के लिए वो काम आता है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी हुआ है, देखो, द लॉग इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। Log of each transaction is maintained in some stable storage so that if any failure occur then it can be recovered from there। ठीक है, वही कहानी है। ठीक है, और उसके बाद में लिखा हुआ है any operation will be recorded on log। ठीक है, but the process of storing of log should be done before the actual transaction applied in the database। ठीक है, ये सब भी, इन सब के बारे में भी बात करेंगे अभी, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे डेटाबेस में और कैसे कैसे उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसमें बोला हुआ है, लेट अज्यूम देयर इज अ ट्रांजैक्शन टू मॉडिफाई सिटी ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, तो उसका किस तरीके से ट्रांजैक्शन में लॉग लिखा जाएगा। जैसे देखिए, कोई ट्रांजैक्शन है, उसका नाम हमको भी हमने एन रखा हुआ है, T1 T2 कुछ भी हो सकता है, फिर आएगा स्टार्ट। राइट, तो जो आपका ट्रांजैक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और कौन सा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो व्हेन द ट्रांजैक्शन मॉडिफाई द सिटी फ्रॉम नोएडा टू बेंगलोर, तो ये किस तरीके से आ जाता है। ये भी एक अप्रोच है, इस तरीके से भी लिखना, और इसको चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अभी नीचे अप्रोचेस में जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो TN सिटी नोएडा बेंगलोर, ठीक है, एक अप्रोच में आप दोनों वैल्यूज़ लेते हैं, एक अप्रोच में आप एक ही वैल्यू में काम चलाते हैं, वो भी बात करेंगे कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शन फिनिश होता है, कमिट होता है, तो ये बेंगलोर को राइट कर देगा नोएडा से चेंज करके। ठीक है, तो इस तरीके से लॉग लिखा जाता है। इसकी दो टेक्निक हैं जो आपके कोर्स में भी हैं, डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन और इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। डेफर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है लेट, राइट, और इमीडिएट का मतलब होता है अभी। तो डेफर्ड मतलब जो आपने स्टोरेज, मतलब जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसकी वैल्यू आप डेटाबेस में कब अपडेट करोगे, सबसे लेट मतलब कब, सबसे लेट जो स्टेटमेंट होता है वो कौन सा होता है किसी शेड्यूल में। अगर आप सोचेंगे किसी ट्रांजैक्शन में, तो सबसे लेट जो होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन, कमिट इंस्ट्रक्शन। तो जैसे आपने कमिट किया तब कोई अगर वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो वो आपका डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन में आता है। और इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में क्या आता है, जैसे आपने लिखा रीड ए राइट बी आपने लिखा, तो जैसे ही आपने राइट बी लिखा, कमिट होने से पहले ही उसने डेटाबेस में मॉडिफाई कर दिया, फिर रीड ए किया, फिर राइट ए किया, फटाफट उसने जाकर राइट कर दिया। तो बिना कमिट किए जब आप सीधा डेटाबेस में राइट कर रहे हो चीज़ों को, वो जो है आपका इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन है। ठीक है, दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। अभी बात करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, रिकवरी लॉग्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कंडीशन लिखी हुई है, अभी देख लेते हैं वो कंडीशन क्या है। कंडीशन है इफ़ द लॉग कंटेन्स द रिकॉर्ड, राइट, इफ़ द लॉग कंटेन्स द रिकॉर्ड TI स्टार्ट एंड TI कमिट। मतलब क्या हुआ, जब आपने काम करना स्टार्ट किया, आपको ट्रांजेक्शन में काम करना स्टार्ट किया, तो अगर आपके ट्रांजेक्शन के अंदर TI स्टार्ट वाला एक इंस्ट्रक्शन है, लॉग है, मतलब ये लॉग होता है, तो ये लॉग है, और कहीं भी उसमें मतलब लास्ट में जाके कहीं कमिट का लॉग है, या फिर सिर्फ कमिट है, राइट। सो TI स्टार्ट और TI कमिट दोनों मिले, या फिर सिर्फ कमिट मिले, देन द ट्रांजेक्शन TI नीड्स टू बी रीडन।
अब ये रीड डन मतलब रीडू हम इसको बोलेंगे डेटाबेस के उसमें, तो ये रीडू होगा, राइट। आप सिर्फ कंडीशन देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका भी नीचे देख लेते हैं। फिर है इफ़ लॉग कंटेन्स स्टार्ट, ये वाला स्टार्ट है अपने पास, बट डज नॉट कंटेन द रिकॉर्ड आइदर टी आई कमिट और टी आई अबॉर्ट, मतलब टी आई कमिट या टी आई अबॉर्ट जो है कंडीशन हमने पहले देख चुके हैं, कमिट क्या होता है, अबॉर्ट क्या होता है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है देन द ट्रांजेक्शन टी आई नीड्स टू बी अनडन या अनडू जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशंस हैं कुछ, देखते हैं इनके बारे में भी अभी, ठीक है। चेक पॉइंट पे बाद में आते हैं, तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम, किस तरीके से काम करेगा आपका, ठीक है। तो आप देखिए इसको, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल पे आते हैं डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन के, ठीक है। तो ये डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन लॉग बेस रिकवरी जो हम पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब आपको जब फर्स्ट डे जब DBMS स्टार्ट हुआ था तब उसके आसपास आपको पढ़ाया था हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ DBMS, है ना। उसमें एक कंपोनेंट था रिकवरी मैनेजर कंपोनेंट। तो हमने बोला था कि जब हम पढ़ेंगे डेटाबेस के लास्ट यूनिट तब हम इस रिकवरी मैनेजर की बात करेंगे। तो अब इसकी बात करते हैं। रिकवरी मैनेजर क्या करता है, आपके डेटाबेस में जितने भी लॉग्स होते हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। और भी काम है बट एक इसका इम्पोर्टेंट काम है रिकवरी करना। अब देखिए क्या करता है, वी स्टोर एक्शंस इन द लॉग। तो जो ये रिकवरी मैनेजर लॉग्स के बारे में बात करता है उसमें ये क्या रिकॉर्ड करता है, एक्शंस रिकॉर्ड करता है, या फिर आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी रिकॉर्ड करता है ये, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल के लिए आपने एक ट्रांजेक्शन T1 लिया, ये आपका जो है हार्ड डिस्क वाला है परमानेंट मेमोरी, उसमें A और B की वैल्यू 100 और 200 है। आपने एक ट्रांजेक्शन लिखा, ट्रांजेक्शन आप हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, तो रीड किया 100 मिलेगा वैल्यू क्योंकि A की वैल्यू 100 है, फिर आप इसको 100 से किया तो A की वैल्यू 200 हो गई, इसको आपने राइट कर दिया। लेकिन अब ये राइट कहाँ हुआ है, अब ये राइट हुआ है लोकल मेमोरी में, या शेयर सर्वर की बात करें तो शेयर्ड मेमोरी में हुआ है, ठीक है। मतलब ये आपके हार्ड डिस्क में या एक्चुअल डेटाबेस में ये अभी अपडेट नहीं किया है आपने। फिर आपने रीड भी किया, फिर आपने बी को भी बढ़ाया, फिर आपने बी को भी राइट किया, 400 हो गया, आपने कमिट किया। तो जब आपने कमिट किया तो ये हार्ड डिस्क का स्टेट बदल के ये हो गया, ए की वैल्यू 200 हो गई, बी की वैल्यू 400 हो गई। ये हम कहानी पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब इसको अगर इस ट्रांजेक्शन को लॉग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, कोई एक ट्रांजेक्शन T1 है, ये रहा T1, इसमें एक स्टार्ट आया, ठीक है। स्टार्ट से स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने लिखा T1 कौन सा डेटा पे काम कर रहे हो, ए पे, और जो वैल्यू है जो आपने अपडेट की है नई वैल्यू 200, वो 200 आपने यहाँ लिख दी और ये आपकी न्यू वैल्यू है। तो T1 में फिर बी पे आपने काम किया, बी पे आपकी वैल्यू थी 400, आपने 400 लिखा और T1 कमिट आ गया, ठीक है। तो इसको जब एज इट इज इसमें करेंगे लॉग में कन्वर्ट, तो डेटाबेस ऐसा लॉग मतलब जो है तैयार करता है। ये डेफर्ड डेटाबेस का मॉडिफिकेशन का है, ठीक है। इसमें क्या है, इसको ओल्ड वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, राइट। डेटाबेस में 100 और 200 पड़ी है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ नई वैल्यूज का लॉग रखता है, ठीक है। हमने लिखा भी है ऑलवेज स्टोर न्यू वैल्यूज इन दिस अप्रोच, ठीक है, इसलिए मैंने न्यू लिखा भी है। अब देखिए इससे क्या होता है, सेव टू परमानेंट लेटली व्हेन कमिट हैपन्स, मतलब ये कब इसको करेगा, जब ये कमिट होगा तब ये इसको परमानेंट डेटाबेस में आपके डाल देगा, ठीक है। अब देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, जब फेलियर अकर होता है। अब फेलियर दो जगह अकर हो सकता है, या तो इस कमिट के जस्ट बाद हो जाए, मान लीजिए ट्रांजेक्शन्स और भी चल रहे हैं T1 T2 T3 T4, T1 के बाद में कमिट हो गया, आपने कमिट कर दिया, उसके बाद में यहाँ फेल हो गया, ठीक है। तो लॉग में भी यहाँ पर एक एंट्री आ जाएगी T1 वो फेल्ड करके, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ कोई सिस्टम फेलियर अकर होता है कमिट होने के बाद, तो कैसे डेटाबेस रिएक्ट करता है चीज़ों के साथ में, वो देखने वाली बात है, ठीक है। अब उसमें क्या करता है, रीडू करता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर कमिट तो ऑलरेडी हो रखा है, पहले से वैल्यू 100 और 200 है, तो फिर रीडू करने का क्या मतलब हुआ। तो रीडू करने का ये मतलब होता है कि आपके पास में एक की वैल्यू 200 है, 400 है, ठीक है, ये डेटाबेस ने लॉग क्रिएट किया हुआ है। तो जस्टिफिकेशन ये होना चाहिए इसका कि सर हमारे पास में पहले से ए और बी की वैल्यू 100 और 200 थी, न्यू वैल्यू आपकी जो है वो 200 और 400 है, आपने डेटाबेस को कर दिया था 200 400 पहले से ही 200 एंड 400 कर दिया था, आपका लॉग भी यही बताता है। तो अगर कमिट के बाद में आप रीडू करते हैं, मतलब आप 200 और 400 को फिर दोबारा डेटाबेस में लिखते हैं,
तो ये आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये ओवरराइट होता है, ये फैक्ट है, ठीक है। दूसरा क्यों होता है, इन केस सोचिए वो सिस्टम फेलियर में हो सकता है आपके अंदर जो हार्ड डिस्क है या जो परमानेंट मेमोरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या उससे आपका डेटा वहाँ से भी कोई शॉर्ट सर्किट से या कुछ हार्डवेयर डिस्क के हार्डवेयर प्रॉब्लम से वहाँ से वो डेटा गायब हो जाए कैसे भी करके। तो ये क्या करता है, जब इसको आपका रीडू करेगा तो ये दो कोई भी वैल्यू, ये मान लो ए की वैल्यू 0 रह गई, बी की वैल्यू 0 रह गई, तो ये क्या करेगा 200 और 400 डाल देगा। मतलब जो आपकी कमिटेड वैल्यू है, न्यू जो वैल्यू है उसको ये अपडेट कर देगा, तो वैसे भी फायदा रहेगा। और 200 और 400 अगर आपके में नहीं, आपका ये फेलियर हुआ है जो कि बहुत कम ही होता है वैसे, तो भी ये क्या करेगा 200 और 400 को इस पर रीडू करेगा ही करेगा, चाहे इसमें पहले से ही सेम वैल्यू क्यों ना हो, ठीक है। ये ड्रॉबैक है इसका, बट ये ऐसा करता है, ठीक है। अब इसको भी कैसे रिमूव करेंगे उसकी भी आगे स्ट्रेटजी है, जब आप पढ़ोगे आगे 20 में तो आपको समझ में आएगा कि इसको भी कैसे हटाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने कौन से फेलियर की बात की है, जब फेलियर कमिट होने के बाद आए, ठीक है। अब इसके बाद जो एग्जांपल है वो है इफ फेलियर अकर बिफोर कमिट, मतलब ये कमिट जो है इसको आप इसको यहाँ से हटा देना, जब इसका एग्जांपल लिखोगे तो ये कमिट यहाँ नहीं आएगा, तो लॉग में भी ऑब्वियस बात है कमिट नहीं आएगा, और यहाँ सिर्फ फेल्ड आ जाएगा। अब जब ये दोनों जगह फेल हो गया सिस्टम कमिट होने से पहले, तो क्या करेगा, तो सिंपली ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ रोल बैक कर देगा इसको, ठीक है। मतलब ये क्या कर देगा इसको कि ये जो T1 कमिट है इसके बाद में 200 और 400 वैल्यू आई है, ये कुछ है ही नहीं, और जो डेटाबेस में वैल्यू है 100 और 200 उसको पुरानी स्टेट में वो चला जाएगा, अपना रोल बैक हो जाएगा, ये कुछ भी उसमें नहीं करेगा। तो सिंपल केस है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें रीड रोल बैक होगा लास्ट में और काम खत्म हो जाएगा। इसका एग्जांपल 2 देखिए, स्टार्ट हुआ, फिर आपका 200 हुआ, 400 हुआ, फिर एक T1 कमिट हो गया आपका, ठीक है। फिर T2 स्टार्ट हुआ, T2 हुआ, पर ये कमिट नहीं हुआ और यहाँ फेलियर आ गया मान लीजिए। तो एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में किस तरीके से, कभी गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब ये बताइए कि इसके अंदर से कौन सा तो रीडू करेगा और कौन सा रोल बैक करेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है जो ट्रांजेक्शन कमिटेड है वो तो रीडू करेगा, मतलब अपनी वैल्यूज को दोबारा लिख देगा, और जो ट्रांजेक्शन कमिटेड नहीं है वो रोल बैक करेगा। तो बस आप लिख दोगे T1 रीडू और T2 रोल बैक, इसी तरीके से ऑप्शन आएंगे उसमें, रोल बैक रीडू, रीडू रोल बैक, बोथ या कोई नहीं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम लिख सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कमिट हो चुका है उसके बाद फेलियर आ रहा है तो वो रीडू होगा, और अगर कमिट नहीं हुआ है और फेलियर आ गया तो वो आपका एक तरीके से रोल बैक कर जाएगा, चीज़ें जो हैं वो वापस अपने उसी स्टेट में चली जाएंगी। उसके बाद आपको बताया था इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, मतलब जैसे ही आपने काम किया वैसे ही डेटाबेस में सेव हो गया। आप देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ड डिस्क है, ये डेटाबेस है, आपने ए की वैल्यू 100 रखी, बी की 200 रखी, तो जैसे ही आपने राइट ए स्टेटमेंट लिखा, ये यहाँ पर 100 को काट के क्या हो गया 200 हो गया। अगर आपने बी को बी पर 200 लिखा तो ये बी को काट के 400, मतलब ये है कि ये वेट नहीं कर रहा है कमिट का, राइट। तो ये सिर्फ बी राइट किया, आपका काम हो गया और अब कमिट आ गया, ठीक है। तो रेदर देन कमिट के होने के बाद ये 200 और 400 करेगा, उससे अच्छा है कि ये यहाँ से यहाँ पहले अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए किस तरीके से लॉग जनरेट करता है, ये देखने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि आप हाथों हाथी चीज़ों को कमिट होने से पहले सेव कर रहे हैं, तो आपके पास में पुरानी वैल्यूज़ यहाँ कैसे रहेंगी, उसके लिए मैनेजमेंट कैसे किया है, आपने T1 लिखा, स्टार्ट लिखा, फिर T1A, फिर आप ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों रखते हैं इसमें, जबकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आप सिर्फ कौन सी वैल्यू रखते थे, न्यू वैल्यू। इसमें आप ओल्ड और न्यू दोनों रखते हैं। ऐसे आपने T1 लिखा, बी ने काम चालू किया, पहले 200 था अब 400 हो गया, T1 कमिट हो गया, ये कहानी है। अब इसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, यही बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, ये आपको बात कर चुके हैं, सेव टू परमानेंट मेमोरी इंस्टेंटली। अब आता है फेल की बात, इफ़ फेलियर, क्योंकि हम रिकवरी पढ़ रहे हैं तो हम फेल की बात पहले करेंगे। इफ़ फेलियर अकर आफ्टर कमिट, वही कहानी, अगर इस कमिट के बाद में फेलियर आएगा तो क्या होगा, देन रीडू, मतलब 200 और 400 जो इसकी वैल्यू है इसको ये डाल देगा वापस यहाँ, ठीक है। वो हम बात कर चुके हैं रीडू ऑपरेशन के बारे में। अगर कमिट होने के बाद हो रहा है तो रीडू, अगर फेलियर अकर होता है इसमें कमिट होने के बाद, मतलब कमिट होने से पहले होता है, ये कमिट नहीं हुआ और इससे पहले ही फेलियर आ गया, तो उस केस में ये अनडू करता है। अनडू क्यों करता है, क्योंकि इसके पास में दो वैल्यूज़ हैं अनडू करने के लिए, और पिछले वाले में तो दूसरी वैल्यू थी नहीं तो उसको रोल बैक करना पड़ रहा था, वो अनडू नहीं कर पा रहा था।
हालांकि हो वो सेम ही चीज़ रहा था, लेकिन जो लॉग है वो नहीं कर पा रहा था उस काम को, डेटाबेस खुद अपनी स्ट्रेटजी से कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 200 और 400 वैल्यू है। अब इसको लग रहा है कि मैंने लिख तो दिया है, लेकिन एक कमिट नहीं हुआ था आगे, इंस्टेंटली लिख दिया था इसने 200 और 400 डेटाबेस के अंदर, लेकिन इसको लग रहा है कि यार हम जो है कमिट नहीं कर पाए हैं, उससे पहले ही फेल हो गया है। तो ये क्या करेगा, जो 200 की वैल्यू को छोड़ के 100 और 200 को राइट कर देगा, राइट, क्योंकि इसमें ये शेयर्ड मेमोरी में कुछ नहीं लिख रहा है, ये जो भी लिख रहा है सीधे डेटाबेस में लिख रहा है, राइट। तो फिर इसको रोल बैक करने का सिस्टम नहीं है, तो सीधे जाके अपडेट का जो है वो किया हुआ काम उसको अनडू कर देगा रादर देन रोल बैक। ठीक है, रोल बैक कहाँ से होता है, रोल बैक होगा आपकी शेयर्ड मेमोरी में से, राइट, और वहाँ से रोल बैक चलता हुआ जाता है। जबकि ये कहाँ से होगा, ये आपके लॉग के अंदर दोनों वैल्यूज पड़ी रहेंगी। ये इसने जो डू किया है, डू क्या किया है इसने 200, और इसको अनडू करेगा तो 100 करेगा, और किस में करेगा, सीधा डेटाबेस में करता है ये। तो बस ये इसमें फ़र्क है। अगर इसका एग्जाम्पल इस तरीके से एग्जाम में आ जाएगा तो आपको क्या लिखना है, T1 T2 इस तरीके से, यहाँ कमिट होने से बाद में अगर फेलियर हुआ है तो रीडू हो गया, मतलब कमिट के बाद में नहीं, मतलब यहाँ अगर फेलियर हुआ है तो T1 T2 कैसे रिएक्ट करेंगे, T1 रीडू करेगा और T2 अनडू करेगा, क्योंकि ये कमिट नहीं हुआ है। वैल्यूज़ यहाँ दोनों रखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका वो है, राइट। राइट, अब हम करते हैं चेक पॉइंट की बात, कि चेक पॉइंट कैसे काम करता है। ठीक है, चेक पॉइंट किस तरीके से काम करेगा, ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड एंड रिस्टोर डेटा परमानेंटली टिल चेक पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई ट्रांजेक्शन चल रहा था, उसके बीच में आपने चेक पॉइंट लगाया, तो दो तरह के ट्रांजेक्शन हुए, एक चेक पॉइंट से पहले वाले, एक चेक पॉइंट से बाद वाले ट्रांजेक्शन्स। तो अब देखिए ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं T1 T2 T3 T4, और यहाँ पर जाके कोई सिस्टम फेलियर होता है। ठीक है, और हमको ये दिया हुआ है कि T1 तक जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या हैं, कमिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, और जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। नहीं, T1 तक नहीं, आप इसको मान लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल नीचे लिया उसके हिसाब से इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपने T3 तक जो किया है, T3 तक आपके कमिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, और यहाँ जो T1 है इसके बाद हमने क्या लिखा है, चेक हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसका किस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये कौन सा एग्जाम्पल था, जब आप नॉर्मली काम कर रहे थे, तो आपने T1 के बाद मान लीजिए आपने लिखा ये सेव्ड है, तो उसके बाद में क्या होता था, यहाँ अगर सिस्टम फेल हुआ तो सबको रोल बैक करना पड़ता था, और T1 को भी रोल बैक करना पड़ता था या रीडू करना पड़ता था। अगर ये कमिटेड है तो भी इसको रीडू करना पड़ता था। जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो देखिए, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन चालू हुआ है T1, फिर T2 T3 T4, T3 तक देखिए आपने कमिट किया हुआ है सबको, T4 कमिटेड नहीं था और सिस्टम फेल हो गया। आपने एक चेक पॉइंट बनाया हुआ था C1 नाम से, और ये चेक पॉइंट आपने T1 के बाद डाला हुआ था। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये ऐसा काम करता है कि जो T1 है इसको ना तो ये रीडू करेगा और ना इसको रोल बैक करेगा, और कुछ नहीं करेगा ये इसके साथ में। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने चेक पॉइंट बनाया हुआ है, और चेक पॉइंट वो पॉइंट होता है कि सिस्टम क्या करता है, इससे पहले वाले लॉग्स को हटा देता है और उनको परमानेंटली सेव कर देता है हार्ड डिस्क में। तो इनको मतलब ट्रांजेक्शन में बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो चेक पॉइंट के बाद हैं उनकी कहानी स्टार्ट होती है। तो मान लीजिए कुछ ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं, इसमें 2 ट्रांजेक्शन कमिट है, एक कमिट नहीं है। तो आपको बताया था जो कमिटेड ट्रांजेक्शन होता है उसको आप क्या करते हैं, रीडू करते हैं, अगर इसके बाद फेल आता है तो। अब जैसे मान लीजिए T4 के बाद फेल आ गया, तो T2 T3 क्या होंगे, रीडू होंगे, और T4 क्या होगा आपका, अनडू होगा, जैसा कि हमने बात की थी। और अनडू किस में होता था आपका, इंस्टेंट वाले केस में। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें फ़ायदा ये हुआ, एक तो देखिए मान लीजिए पीछे से 1000 ट्रांजेक्शन चलते हुए आ रहे हैं, ये आपका 1000 से 4 ट्रांजेक्शन पहले वाला ट्रांजेक्शन है, ये 3 ये 2 और ये 1000वां ट्रांजेक्शन है। तो अब देखिए आपने इससे पहले चेक पॉइंट बना रखा था, तो जो सीधे आपके ट्रांजेक्शन्स हैं ना, 996 ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको तो आपने चेक से पहले किया हुआ था, तो वो ऑलरेडी इसने सेव कर दिया, तो उसमें आपको जाके लॉग में घुस के रीड करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो आपको सिस्टम फास्ट हो गया। आपको सिर्फ बात कौन सी करनी है, जो चेक पॉइंट के बाद वाले ट्रांजेक्शन्स हैं, और वो ट्रांजेक्शन आपके T2 T3 और T4 हैं। आपको देखना है कौन कौन से कमिटेड हैं, जो कमिटेड है उनको आप रीडू करते हैं,
और जो कमिटेड नहीं है उनको आप चेंजेस को अंडू करते हैं। बस तो ये 3 तरह की आपकी अप्रोच हो गई लॉग बेस्ड रिकवरी में। और ये आप छोड़ दीजिएगा, ये वाला पोर्शन ये गलत कॉपी हो गया, ये आपको मैं PDF में सही करके दे दूंगा, ठीक है। और इसकी ये कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ लेना इसको, ये चेक पॉइंट क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसमें भी यही लिखा हुआ है चेक पॉइंट्स के केस में T1 T2 T3 T4 यहाँ पर फेलियर आ गया। T1 के बाद आपने चेक पॉइंट लगाया हुआ है तो T1 से पहले वालों को क्या करेगा, ये डेटाबेस में परमानेंटली सेव्ड कर देगा। अगर रोल बैक होता है या फिर फेलियर होता है यहाँ पर, तो ये इस चेक पॉइंट से पहले वाले ट्रांजेक्शन को पड़ेगा ही नहीं, तो उससे सिस्टम फास्ट हो जाएगा। जो प्रॉब्लम वाले ट्रांजेक्शन है वो T2 T3 T4 है। T2 और T3 मान लीजिए कमिटेड है तो T2 T3 को ये रीडू कर देगा और T4 को ये अंडू कर देगा, क्योंकि ये कमिटेड नहीं था, ये ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं बीच की रो जो आपने डाली हुई है फेलियर की, यही सब कहानी नीचे लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। बस तो आपका यहाँ पर DBMS का पूरा सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वो ट्रेनिंग आप अच्छे से करो, और बीच बीच में आपकी अगर रिक्वेस्ट आएगी कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करवाने की तो वो वीडियोस हम फिर डाल देंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो, और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ट्रेनिंग वाला ग्रुप, वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।